नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण का कोर्स। जैसे आपने इसका सिलेबस देखा ही होगा, तो इसके सिलेबस में 100 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। 100 प्रश्न बनेंगे हिंदी के, जो कि 100 नंबर के होंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों आपका होने वाला है इस एग्जाम के लिए। यूकेपीएससी का एग्जाम है और नवंबर में इसका एग्जाम होना है, जो कि यूकेपीएससी ने इसकी अनुमानित तिथि जारी की है। तो नवंबर में इसका एग्जाम होगा और हम आपको इसका जो 100 नंबर का सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, इसको मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। और इस टॉपिक से दोस्तों इस एग्जाम में 15 प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से यूकेपीएससी ने दे रखा है और बहुत इजी सिलेबस है हिंदी का। और सिलेबस से टॉपिक भी दे रखे हैं और प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो एक बार सिलेबस पे नजर डाल देते हैं। ये है दोस्तों यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी एवं कारोबार राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। इसमें देखो सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम 100 अंकों के ये प्रश्न होंगे। और आज हमारा टॉपिक है, जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्ण विचार वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से दोस्तों 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज जो मैं आपको लेक्चर कराने वाला हूं, आज जो वीडियो होने वाली है उसको ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक यही है। और आज का लेक्चर अगर आप पूरा देखते हैं तो 15 के 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं दोस्तों लेक्चर 1 हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण का जो कोर्स चलने वाला है, इसके हम नोट्स भी देंगे आपको साथ साथ में। और संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो ये कोर्स है, ये 100 नंबर का कोर्स, इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आपको नोट्स जरूर देखने हैं, पीडीएफ से एक बार आपको जरूर स्टडी करनी है, क्योंकि वीडियो तो आपको देखनी है, क्योंकि आसानी आपको समझने में तभी होगी। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको रटने नहीं है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि हिंदी में आपको रटना नहीं, बल्कि हिंदी में बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है। तो वीडियो लेक्चर देख के आपको समझना है और उसको एक बार फिर पीडीएफ में देखिए, उसको एक बार खुद पढ़ना है और फिर आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। तो सबसे पहले वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, या इसे ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि मौखिक रूप से हम जो बोल रहे हैं ये एक ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण या ध्वनि। और इसी वर्ण, जो ये वर्ण है, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। ये सारे वर्ण हैं, आ, का, खा, ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये जो इस टेबल में है। और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। अब प्रश्न बनता है कि वर्ण कितने हैं हिंदी में? तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से वर्णों की संख्या है 44, लेकिन कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण है यहाँ पे 52। अभी 44 और 52 कैसे हैं, तो इसको अभी आगे समझो आप। वर्ण ये दो वर्गों में बांटा गया, इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को, देखो स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है, लेकिन जो स्वर वर्ण है इनको बोलने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें कहा जाता है स्वर। जिसमें एक उच्चारण करो यहाँ पे आ, तो आ जो काफी देर तक आवाज आ रही है, सिर्फ आ ही आ रहा है। आ के बाद ऐसा नहीं कि आ के बाद का आ रहा है या आ के बाद ई आ रहा है। आ एक क्या है? स्वतंत्र है, ये आपस में एक स्वतंत्र है, क्योंकि आ के बाद आ की ध्वनि गूंज रही है। उसी प्रकार ई या बड़ी ई या ऊ, ये सारे स्वर है, क्योंकि ये खुद में स्वतंत्र है। जबकि व्यंजन की बात करें, जैसे का, तो का के बाद क्या आ रहा है? खुद उच्चारण कीजिए, का के बाद आ रहा है आ, का के बाद आ रहा है आ की ध्वनि आ रही है। तो व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, यानी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहा जाता है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं,
जैसे कि क्या है गा, तो गा, गा के बाद क्या रहा है आ रहा है, या घी, घी के बाद क्या है ई आ रही है। तो इस प्रकार से ये क्या है व्यंजन है जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता यानी अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखो स्वर मूल रूप से स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से मूल रूप से स्वर, तो आ ई उ री ए ओ औ। उच्चारण आपको सटीक करना है क्योंकि तभी आप हिंदी भाषा को, हिंदी व्याकरण को समझ पाओगे। तो ये मूल रूप से 11 स्वर हैं, लेकिन 2 अन्य स्वर भी हैं जिन्हें अयोगवाह स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर नहीं माना जाता है, ये क्या है अयोगवाह स्वर हैं। और अगर इन्हें भी स्वरों में जोड़ा जाता है तब जाके कुल स्वर हो जाते हैं 13। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनको मूल स्वर नहीं माना जाता है। ये है अंग और आह, अंग और आह, ये क्या है अयोगवाह स्वर है, इन्हें मूल स्वर नहीं माना जाता है। मूल स्वर 11 है। अगर प्रश्न बनता है, क्योंकि देखो यहां से इस टॉपिक से लगभग 15 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो मूल स्वर कुल कितने हैं 11 है, अयोगवाह स्वर है 2, तो कुल स्वर हो जाते हैं 13। उसी प्रकार व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन है यहाँ पे 33। 33 व्यंजन में कौन कौन आ जाते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन है, कवर्ग हो गया, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 वर्गों के 5 ही व्यंजन है। इनको अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो 25 तो ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इनको भी इसी लेक्चर में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। 4 है यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन। 4 कौन से, अंतःस्थ व्यंजन, जैसे या, रा, ला और वा। 4 है ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हैं, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन है, या, रा, ला और वा। तो 4 ये हैं, 25, 4, 29, 4, 33। तो 33 इन्हें कहा जाता है मूल व्यंजन। 4 कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अक्सा, तर्रा, ज्ञा और सरा। ये मूल व्यंजन में नहीं आते हैं क्योंकि ये जो व्यंजन है ये 2 व्यंजनों को मिला के बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये मूल व्यंजन में नहीं आते। मूल व्यंजन केवल कितने हैं, 33 हैं। 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 यहाँ पे द्विगुण व्यंजन है। जब ढा और डा के नीचे द्विगुण बिंदु लग जाता है तो इसे कहा जाता है ड़ा और ढा। इनका उच्चारण इस प्रकार से होता है ड़ा और ढा, तो इन्हें कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। ये भी मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। तो अगर इन्हें भी व्यंजन में जोड़ा जाए तब कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। तो अब देखो मूल व्यंजन 33 और मूल स्वर कितने हैं 11, तो 33 और 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसलिए मूल वर्णों की संख्या है 44। उसी प्रकार से कुल स्वर है 13 और कुल व्यंजन है 39, तो टोटली कितना हो जाएगा 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। तो मूल वर्ण कितने हैं 44, जबकि कुल वर्ण कितने हैं 52। तो यहां तक दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपने उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक दोस्तों हिंदी व्याकरण का ये कोर्स मैं आपको इतने डिटेल्स में कराने वाला हूं कि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूट सकेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार आपको स्वयं रीड भी करना है, कई बार आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन आपको देखने हैं, और इसीलिए आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है, नोट्स बनाए गए हैं। उसमें आपको प्रत्येक टॉपिक के साथ उसमें एमसीक्यू भी दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों हम यहाँ पे स्वरों के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर और स्वरों का वर्गीकरण। स्वर क्या होता है, जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। एग्जाम्पल आ ई, जो मूल स्वर हैं 11 और 2 उसमें अयोगवाह आ जाते हैं, अंग और आह, यानी कुल 13। ये मैंने आपको बता दिया है। स्वर यानी इनके बोलने के लिए ये स्वतंत्र है, इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कोई भी आप स्वर उठा के देखें, खुद उसका उच्चारण करें। जैसे हम ए का उच्चारण करते हैं तो ए के साथ ए ही एक लंबी ध्वनि के रूप में क्या हो रही है, उच्चारित हो रही है। तो इसमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आ के साथ आ ही एक लंबी ध्वनि के रूप में उच्चारित हो रही है। तो आ के साथ ऐसा नहीं है कि का आ रहा है या चा आ रहा है या पा आ रहा है या ओ आ रहा है। आ खुद में एक क्या है, स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और स्वरों से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। देखो उच्चारण स्थान के आधार पर अलग है और उच्चारण के आधार पर अलग है। उच्चारण के आधार पर स्वर है यहाँ पे 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो,
तो सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, उसके बाद है दीर्घ स्वर और उसके बाद है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी इनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, तो इन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। जैसे देखो आ, ई, उ, री, कम समय लग रहा है अन्य स्वरों के मुकाबले। आ, ई, उ, री, ये 4 है यहाँ पे ह्रस्व स्वर। उसके बाद जो दूसरा है उच्चारण के आधार पर, वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय इसके उच्चारण में लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय। जैसे देखो आ, ह्रस्व स्वर में आ और दीर्घ स्वर में है आ, तो इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जा रहा है। ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उच्चारण में, उन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, तो ओम को लगने में, ओम को उच्चारण करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वर के मुकाबले में, तो इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ओम, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। तो उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार आपने देख लिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और आपने समझ भी लिए होंगे। और अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आ, ई, उ, ए, ये सारे आप इस प्रकार से, क्योंकि आपने उच्चारण कर लिया है। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन है और संधि स्वर कौन है, यहां से जरूर प्रश्न बनेंगे। मूल स्वर है आ, ई, ओ, री, यानी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वर हैं। इनके ये मतलब ये खुद में है, ये खुद में मूल रूप से हैं। जबकि जो संधि स्वर हैं ये मूल स्वरों से बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मूल स्वर है आ, ई, उ, री, जबकि संधि स्वर देखो यहाँ पे आ जो ये बना है, ये बना है आ प्लस आ से बना है आ, उसी प्रकार ई प्लस ई से बना है ई, और उसी प्रकार उ प्लस उ से बना है उ। तो इन मूल स्वरों को आपस में संधि कराने पर, जैसे आ मूल स्वर और आ मूल स्वर की संधि कराने पर आ संधि स्वर बना है। ई और ई की, ये छोटा ई है यहाँ पे, ठीक है, ई बना है, उ और उ से बना है उ। उसी प्रकार ए, ऐ, ओ, औ भी क्या है, यहाँ पे संधि स्वर है। लेकिन संधि स्वरों को भी यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो किस प्रकार से, तो जो ये आ, ई, उ है, इन तीनों को कहा जाएगा दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि है। आ और आ से मिलकर बना है आ, बड़ा आ, ई और ई से मिलकर बनी है बड़ी ई, और छोटा उ और छोटा उ से मिलकर बना है बड़ा उ। तो यानी दीर्घ संधि इसमें हो रही है, तो दीर्घ संधि स्वर। जबकि ये जो 4 हैं इन्हें कहा जाता है संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर, या इन्हें, इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि बताइए निम्न स्वरों में से संयुक्त स्वर कौन है, तो 4 संयुक्त स्वर है, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये संयुक्त स्वर क्यों है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर इसलिए है कि इनका जो ये जो बने हैं, इनकी जो उत्पत्ति का आधार है वो ये है। यहाँ पे आ या आ, इसके साथ अगर हम ई और ई को जोड़ेंगे, जैसे कि आ धन ई या आ धन ई, तो ये बनेगा आपका ए। या आप कह सकते हैं कि बड़ा आ धन छोटी ई या बड़ा आ धन बड़ी ई, तो ये बनेगा ए। ये समझ गए आप। तो ये संयुक्त स्वर हैं। ये जो संयुक्त स्वर हैं ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। जो ये दीर्घ संधि स्वर था, ये तो एक ही स्वर की संधि से बना है, आ और आ से मिला है आ, ई और ई से मिला है ई। लेकिन जो ये संयुक्त स्वर है ये 2 स्वरों की संधि से बने हैं। आ के साथ हमने संधि की ई या ई के, तो ए बना। उसी प्रकार बड़े आ के साथ भी अगर संधि करेंगे छोटा ई और बड़ी ई के, तो ए बनेगा। उसी प्रकार से आ के साथ ए की संधि करेंगे तो ए बनेगा, और बड़ा आ के साथ भी ए की संधि करेंगे तो ऐ ही बनेगा। आ के साथ अगर हम उ को मिलाएंगे या बड़े उ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। उसी प्रकार से बड़ा आ के साथ अगर हम उ को मिलाएं अथवा बड़े उ को मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा। उसी प्रकार से आ के साथ ओ को मिलाएंगे या बड़ा आ के साथ ओ को मिलाएंगे तो औ बनेगा।
तो ये चार क्या है यहाँ पे संयुक्त स्वर है। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर तो आपको क्या करना है, ए है, ऐ है, ओ और औ, ये चार क्या है यहाँ पे संयुक्त स्वर हैं। ये भी यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि स्वर है। संधि स्वर तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, लेकिन ये जो 4 हैं ये विशेष हैं क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं। ये जो 3 है ये तो आपस के 2 स्वरों के मेल से बने हैं, लेकिन ये जो संयुक्त स्वर हैं ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हुए हैं। तो 4 यहाँ पे संयुक्त स्वर है। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर भी दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पहले हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे कि कहां से किनका उच्चारण हो रहा है। और इसको आसानी से समझने के लिए पहले ही मैं आपको यहाँ पे ये दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर बता चुका हूं। तो देखो उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य और ओष्ठ, पहले इन तीनों को देखो जिनका उच्चारण कंठ से होता है। जैसे का उच्चारण कंठ से होता है उसी प्रकार से आ और आ का उच्चारण, इनका उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। तालव्य देखो, कंठ यानी जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है, गले से निकलती है, आ। और कहीं भी मतलब जो गूंज रही है ध्वनि, जो हवा क्या कर रही है, टकरा रही है, वो गले में टकरा रही है, गले में घर्षण टाइप का हो रहा है, आ और आ, तो ये कंठ ध्वनियां हैं। उसी प्रकार तालव्य ई और ई, जो घर्षण हो रहा तालु में हो रहा है, तो ई और ई क्या है, तालव्य ध्वनियां हैं। ओष्ठ उ और उ, जोर कहां पड़ रहा है, घर्षण कहां पड़ रहा है, ओष्ठ पे पड़ रहा है, ओंठों पे पड़ रहा है, होंठों पे पड़ रहा है, तो इसलिए उ और उ कैसी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। तो ये तो यहाँ पे देखो आ और आ कंठ, फिर ए और ए तालव्य और उ और उ, इस क्रम में आपको ये नोट करने है ओष्ठ ध्वनि। अब यहाँ पे देखो ए और ए, ये है कंठ और तालव्य। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है कि पहले ये देखो कि ए का निर्माण कैसे हुआ, ए बना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो ए बना है, छोटा ए, ठीक है, ये बना है आ और ई से। तो ए बना है यहाँ पे लिखिए आ प्लस ई से। तो देखो आ किस प्रकार का है, कंठ्या, तो ये है कंठ्या, और ई क्या है यहाँ पे, तालव्य, तो ये है तालव्य। तो आ और ई को मिला के बना है ए, तो ए की जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ तालव्य हो जाएगा। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, वो है कंठ तालव्य। उसी प्रकार देखो ओ किससे बना है, तो ओ बना है यहाँ पे ओ या औ, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि ये दोनों कंठोष्ठ हैं। तो ओ बना है यहाँ पे आ प्लस उ से, और आ कैसा है, कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, वो है ओष्ठ। तो ओ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ओ और औ ये दोनों क्या है, कंठोष्ठ हैं, और कंठव्य और तालव्य कौन है, ए और ए, जबकि कंठ कौन है, आ और आ है, तालव्य है ई और ई, ओष्ठ है उ और उ। तो ये स्वरों का हो गया वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। उसके बाद हम आगे अगर देखें तो स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर। देखो मैंने आपको बताया है पहले ही कि यहां से आपके 15 प्रश्न बनने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको बड़ी ही डिटेल्स में यहाँ पे कि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न न छूटे, हर टॉपिक में इतने डिटेल से आपको यहाँ पे कराने वाला हूं जो आपके सिलेबस में है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जिह्वा के आधार पर यहाँ पे स्वरों को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, और वो 3 भाग कौन कौन से, अग्रस्वर, और एक यहाँ पे मध्य स्वर भी आ जाता है, वो यहाँ पे मेंशन मतलब टाइपिंग में नहीं हुआ ये, लेकिन नोट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिह्वा के आधार पर यहाँ पे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में 3 प्रकार, हाँ ये लिखा है मध्य स्वर, तो सॉरी इसको ब्लैक नहीं किया गया ना, तो ये मेरे को दिखानी यहाँ पे, ठीक है, मध्य स्वर भी लिखा हुआ है। तो 3 भागों में यहाँ पे जिह्वा के आधार पर बांटा गया है स्वरों को, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखो अग्रस्वर क्या होते हैं, क्योंकि जो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं वो जिह्वा के अलग अलग भागों से हम उसका उच्चारण करते हैं, तो इसलिए जिह्वा के आधार पर इन्हें बांटा गया है, यानी जीभ के आधार पर। अग्रस्वर है जिसमें जिह्वा का अग्र जो भाग होता है वो काम करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन स्वरों को कहा जाता है अग्रस्वर। जैसे देखो ई, ए और ए,
जिहा का अग्रभाग थोड़ा आगे आ रखा है और उससे ऐसा लग रहा है कि उच्चारण उससे हो रहा है या वो काम कर रहा है, ई ए। उसी प्रकार मध्य स्वर में क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, तो आ, जी में एक ठहराव आ गया है मध्य पे, वो मध्य पे रुक चुकी है। आप स्वयं प्रैक्टिकल कीजिए। और पस्त स्वर में अभी मैं आपको, अगर आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूं, तरीका भी बताने वाला हूं। पस्त स्वर देखें, आ, उ, ओ, औ और आ, ये सभी क्या है, पस्त स्वर है। तो यहाँ पे जो जीवा का कौन सा भाग काम कर रहा है, पस्त भाग काम कर रहा है। अब आपको याद कैसे करना है, आपको इसमें तो याद नहीं रहेगा, तो आपको एक और तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार से याद नहीं रह रहा है तो एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बनाएं। जीवा के आधार पर मैंने देख लिया कि 3 भागों में है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पस्त स्वर। तो मध्य स्वर में सबसे पहले आ रहा है, तो आ को मैं मध्य में लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद आ के बाद क्या आता है, बड़ा आ आता है, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा। फिर ई और ई को मैं ऊपर लिखूंगा और ऊ और बड़े ऊ को मैं ऊपर लिखूंगा। फिर ए और ऐ क्रम में इस प्रकार से मैं 2 ऊपर लिखूंगा। यानी देखो, एक मैंने मध्य में लिखा, फिर एक मैंने नीचे लिखा, 2 मैंने ऊपर लिखे, 2 मैंने फिर नीचे लिखे, और फिर 2 मैंने ऊपर लिखे और 2 मैंने फिर लिख दिए नीचे। तो बन गई ट्रिक। आ है मध्य स्वर, ई ए ऐ है अग्रस्वर, और आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ ये क्या है, पस्त स्वर है। तो इस प्रकार से भी आप अपने कोई तरीका इसको याद रखने का बना सकते हैं, और ये भी तरीका बहुत अच्छा है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी होंठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। पहले वृत्तमुखी और अवृतमुखी क्या होता है। वृत्तमुखी यानी वृत्त के समान गोल इस प्रकार से, जबकि अवृतमुखी, देखो वृत्तमुखी जब वृत्त के समान है, तो अवृतमुखी यानी वो वृत्त के समान नहीं है। तो वृत्तमुखी क्या है, उ, ओ और ओ। आपके जो होंठ हैं, आपके जो ओष्ठ हैं, वो वृत्त के समान हो रहे हैं इस प्रकार से, उ स्वयं उच्चारण करके प्रैक्टिकल कीजिए, ओ और औ। जबकि जो अवृतमुखी स्वर है इसमें क्या हो रहा है, आ, मतलब होंठ खुल रहे हैं लेकिन वो वृत्त के समान गोल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ई के लिए ऐसे हो रहे हैं, बड़ी ई के लिए ऐसे हो रहे हैं, आ के लिए ऐसे हो रहे हैं, कुल मिला के वृत्त के समान नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली जो वृत्त के समान बन रहे हैं वो उ और औ में बन रहे हैं। तो इसलिए वृत्तमुखी स्वर कौन कहलाते हैं, वृत्तमुखी स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर, उ, औ और औ। जबकि अवृत्तमुखी स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में जो होंठ होते हैं, जो ओष्ठ होते हैं, वो वृत्ताकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। तो आ, ई, ए और आई। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा अभी तक स्वरों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पे देखेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 4 भागों में, संवर्त स्वर, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। तो किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न बन सकता है कि विवर्त स्वर निम्न में से कौन है, या निम्न में से बताइए कि आवर्त अर्धसंवर्त कौन है, या इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से उ किस प्रकार का स्वर है, संवर्त है, अर्धसंवर्त है, विवर्त है या अर्धविवर्त है। तो पहले आपको ये समझना है कि संवर्त क्या है, अर्धसंवर्त क्या है, विवर्त क्या है या अर्धविवर्त क्या है। तो संवर्त होता है दोस्तों बंद। संवर्त का मतलब होता है बंद यानी क्लोज, जो हल्का क्लोज होता है, ठीक है। अर्धसंवर्त यानी ये आधा बंद होगा, आधा खुला होगा, आधा बंद। तो इसको आपने नोट करना है आधा बंद के रूप में। विवर्त का मतलब होता है खुला, और अर्धविवर्त का मतलब आधा खुला, यानी ये खुला है ज्यादा, जबकि अर्धसंवर्त क्या है, ये बंद है ज्यादा। तो संवर्त का मतलब है बंद, अर्धसंवर्त का मतलब है कि आधा बंद है, यानी मोस्टली वो बंद की तरफ ही जा रहा है। विवर्त खुला है, और अर्धविवर्त यानी आधे ज्यादा वो खुला हो सकता है। तो अब देखो संवर्त कौन है। संवर्त में जिसमें हमारा जो मुख है, मुख की जो आकृति है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें मुख की आकृति क्या हो जाती है, कम खुलती है, बहुत कम खुलती है, यानी मोस्टली बंद टाइप की रहती है। छोटा सा एक छिद्र बन जाता है जो वायु को बाहर फेंकता है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में
मुंह बहुत कम खुलता है उन्हें कहा जाता है समवर्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है यानी बंद टाइप का ही रहता है उन्हें कहा जाता है समवर्त स्वर। नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको परिभाषा पढ़ के समझना है। वैसे मैं परिभाषा भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे और सिंपल भाषा में भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है जैसे ई, उ और उ में तो इतना खुल रहा है और उ में थोड़ा इतना खुल रहा है, ई में इस प्रकार से खुल रहा है, ई और ई। स्वयं आप प्रैक्टिकल कीजिए इसको, ठीक है। उस प्रकार दूसरा है यहाँ पे अर्ध समर्थ, ए और ओ। ए में थोड़ा ज्यादा खुल रहा है ए और ओ में भी थोड़ा ज्यादा खुल रहा है यानी अर्ध समर्थ। आ में देखो आ, अगर आप अपना मुंह खोलोगे तो कितना खुल रहा है आपका मुंह, आ पूरा मुंह आपका खुल रहा है। कोई बच्चा जैसे जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको आप कुछ खिलाते हो ना आप, तो उसको आप कहते हैं कि आ बोलो। आ का मतलब वो उसको थोड़ा पता है कि आ क्या है, लेकिन वो समझ आता है कि वो मुंह खोलने के लिए बोल रहा है यानी आ कीजिए। तो जब वो आ करता है तो उसका मुंह खुल जाता है इस प्रकार से और तब उसको आप क्या कर देते हो, खाना दे देते हो, ये उसका मुंह खुल चुका है। और अर्धविवर्त यानी जो आधा खुला होते हैं, आ में इतना खुला है, ए में इतना खुला है और औ में इस प्रकार से। अब जो नहीं कि इतना ही खुला है, मैं आपको एक समझाने का तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में बड़ी ही आसानी हो सके। तो समवर्त जिसमें बंद रहता है, मुख की जो आकृति होती है, मुख इसमें बंद रहता है, एक छोटा सा छिद्र रहता है जो जिससे श्वास बाहर आती है, ई उ ओ। अर्ध समवर्त ए और ओ। विवर्त में पूरा खुला हो जाएगा आ। अर्धविवर्त में आ, ए और आओ। तो इस प्रकार से यहां पे आपको समझना है। तो मुख आकृति के आधार पर भी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप यहां पे समझ गए होंगे। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु निकलने के आधार पर। वायु निकलने के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार से, निर्नासिक और अनुनासिक। अनुनासिक, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर कौन कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। हवा केवल कहां से निकलती है उच्चारण में? मुंह से निकलती है। हवा केवल मुंह से निकलती है तो उन्हें कहा जाएगा निर्नुनासिक स्वर। जैसे आ, ई, उ, ठीक है। पूरी जो हवा आ रही है, जो वायु आ रही है, वो पूरी मुंह से निकल रही है। जबकि अनुनासिक स्वर कौन कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह व नाक दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है, इन्हें कहा जाता है अनुनासिक स्वर। आ, ई। देखो नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। अब अनुनासिक स्वरों के बारे में एक और फैक्ट आपको नोट करना है। यहां पे आप देख रहे हैं ये अनुनासिक स्वर है, इसके ऊपर क्या होता है? चंद्र बिंदी लगी रहती है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, ये है आ, यहाँ पे चंद्र बिंदी और एक है यहाँ पे ये। अब इसमें तो बिंदी है और इसमें चंद्र बिंदी, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर यह है दोस्तों कि अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग कब होगा? जब शिरोरेख के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होगी। तो इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, शिरोरेख ये है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तब तो हमेशा क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। जैसे आ, ई, इसमें देखो ये एक अपवाद हो गया यहाँ पे, एक ये देखो और एक ये देखो। तो जिनके सिरोरे के ऊपर मात्रा नहीं है उसके ऊपर तो चंद्रबिंदु रहेगा। लेकिन अगर ऊपर कोई मात्रा होती है, जैसे इसमें ई की मात्रा है ऊपर, इसमें ए की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है ऊपर और ये भी है, तो इनके ऊपर जिस वर्ण के ऊपर, जिस स्वर के ऊपर शिरोरेख में मात्रा लगेगी तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं रहेगा बल्कि एक बिंदु रहेगा। अब इस ओ को आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध होगा। इसको आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं या इसको आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको इस प्रकार से ही लिखना है, एक बिंदु लगाना। जब शिरोरेख के ऊपर मात्रा होगी तब आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद अयोगवाह स्वर, दो अयोगवाह स्वर हैं। अंग इसे कहा जाता है अनुस्वर और अह इसे कहा जाता है विसर्ग।
अनुस्वर कौन सा है, अनुस्वर कितने हैं, एक अनुस्वर है, विसर्ग कितना है, एक विसर्ग है, और अयोगवाह स्वर कितने हैं, दो, क्योंकि अनुस्वर और विसर्ग, अंग और आह, ये दोनों क्या है, अयोगवाह स्वर है। तो यहां तक स्वरों का जो वर्गीकरण था, स्वर क्या थे, ये मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। अभी हम इसी लेक्चर में व्यंजनों के बारे में मैं बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों यहां तक आपको समझ में कैसा आया कमेंट में जरूर बताएं, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार आपको वीडियो लेक्चर देखना है, इसको समझने का प्रयास करना है, ध्यान से लेक्चर देखना है, उस समय आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स आपको दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ से एक बार इसको आप जरूर रीड करें। उस पर आपको सब चीज डिटेल्स में दी गई है और शब्दों से समझाया गया है, तो उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ें और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब हम यहाँ पे व्यंजनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन मैंने आपको बता दिए हैं, व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। और एग्जाम्पल जैसे कि का है, तो जब हम का उच्चारण कर रहे हैं, देखो का व्यंजन नहीं है, व्यंजन कौन है, ये है का, ये अभी ठीक है का, लेकिन इसके उसमें अभी हमें उच्चारण पर जब इसके अंत में लगता है छोटी मात्रा आ की, तब ये का बन जाता है। तो इसको भी आपको समझना है। उसी प्रकार से का धन आ, ये बन जाता है का, लेकिन जो ये व्यंजन है का, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो सिर्फ का की ही ध्वनि नहीं आ रही है, बल्कि का के बाद आ की भी ध्वनि आ रही है। तो का के उच्चारण के लिए हमें आ की आवश्यकता पड़ रही है, यानी किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है, एक स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें कहा जाता है व्यंजन। अब हम व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं। तो व्यंजन को भी कई प्रकार से यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन का एक जो वर्गीकरण का रूप है वो है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो कुल संख्या है 25। सिंपल सा तरीका है याद करने का। पहले 5 वर्ग है यहाँ पे, का से लेकर पा तक, या रा लावा सा हा अक्षर तर गया, इसको आप अभी अलग छोड़िए, आपको पा तक देखना है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 1 2 3 4 ये 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 क्या है यहाँ पे व्यंजन है। का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा ड ढ णा, तो ये 5 व्यंजन है यहाँ पे। तो 5 मल्टीपल 5 कितना हो जाएगा 25। तो टोटल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है 25। लेकिन स्पर्शी व्यंजन है क्या और इनका नाम क्यों पड़ा स्पर्शी व्यंजन, इसको समझें आप। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो जिह्वा होती है वो मुख के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी विशेष स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। इनके उच्चारण में जो जिह्वा होती है वो मुख के किसी न किसी विशेष स्थान को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए इन व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। तो अब आप समझिए स्पर्शी व्यंजन इनका नाम क्यों पड़ा। अब जैसे कवर्ग में, तो कवर्ग में जितने भी ये 5 व्यंजन हैं कावर्ग के, का खा गा घा गा, इसमें जो कंपन हो रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, जो वायु का स्पर्श हो रहा है वो कंठ में हो रही है। कंठ में, गले में स्पर्श कर रही है वायु, का खा गा घा गा। आपके गले में घर्षण टाइप का हो रहा है। आप गले में हाथ लगा के देखें, अपनी उंगली लगा के देखें, तो वहां पे आपको महसूस होगा कि जब आप का खा गा घा का उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ में आपका कुछ महसूस हो रहा है, एक कंपन टाइप का हो रहा है। तो इसमें जो वायु का घर्षण होता है, जो वायु स्पर्श कर रही है, जो जिह्वा स्पर्श कर रही है, वो कंठ को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहा जाता है, कंठ वर्ग इसे कहा जाता है। उसी प्रकार चा देखो, चा छा जा झा या, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये तालों में देखो, चा जब जीवा, अभी देखो ये आपका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपका क्या है, आपका मुंह है, ठीक है। तो ये ऊपर ताल होता है और ये जीवा होती है, जो ऊपर होता है वो ताल होता है। तो जब आप चा छा जा झा या का उच्चारण करोगे तो यहाँ पे आपकी जीवा अटकी टाइप की है, यहाँ पे लग रही हो बार बार, चा छा जा झा और या, इस प्रकार से यहाँ पे जीवा लग रही है आपकी, यहाँ पे तालों पर। तो इसलिए च वर्ग में जो 5 वर्ण है, चा छा जा झा या, ये क्या है, तालव्य वर्ण है। उसके बाद है टा ठा डा ढा णा। अभी ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है कि जब जो जीवा होती है उच्चारण करते समय, इन वर्णों के उच्चारण करते समय जीवा मूर्ध टाइप की जाती है, मूर्धा हो जाती है, मूर्धा भाग पर। तो देखो ड़ा ढा, ताल के मूर्धा भाग पर यहाँ पे लगती है,
मतलब इस टाइप से मुड़ जाती है जीवा। ये है ना, ये तालु है, और जब आप ये जीवा है आपकी, ठीक है, तो जब आप टा ठा डा ढा का उच्चारण करोगे तो जीवा आगे से मुड़ रही है और मूर्धा भाग पे क्या लग रही है, स्पर्श कर रही है। तो टा ठा डा ढा और णा यहाँ पे लग रही है मूर्धा भाग पर, ठीक है, मुड़ रही है जीवा। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ट वर्ग में ये 5 वर्ण है मूर्धन्य वर्ण। तो यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे दिया खा, झा, धा और था, तो आपको बनना है झा। या मूर्धन्य कौन सा है या कंठ कौन सा है। उसी प्रकार तवर्ग देखो, ये है दंत्या, तो यहाँ पे जो जीवा स्पर्श करेगी वो आपके दांतों पे करेगी। ये आपके दांत हैं आगे के, ठीक है, और ये नीचे वाले हैं, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताल हो जाएगा, और ये यहाँ पे जीवा है। तो जब आप ता का उच्चारण करोगे, ता स्वयं आप प्रैक्टिकल करें और एक्सपेरिमेंट करें खुद पे, तो ता कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे जो जीवा का स्पर्श हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है दंत्य, यानी दंत के मूल स्थान पर दंत पे। या था दा धा ना, बार बार जीवा यहीं पे लग रही है, दांत पे, दांत के मूल भाग पे लग रही है, तो इन्हें कहा जाता है दंत्य, दंत्य वर्ण या दंत मूल वर्ण। उसी प्रकार देखिए पा फा बा भा मा, ये है ओष्ठ्य। तो यहाँ पे देखो पा और फा को जान दो, जो होंठ है, जो ओष्ठ है आपके, वो आपस में मिल रहे हैं, ऊपरी होंठ और निचली होंठ। जब आप पा फा बा भा मा का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो ये 25 स्पर्शी व्यंजन है और इनका उच्चारण स्थान भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और स्पर्शी व्यंजन क्यों है, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो जो जीवा होती है वो मुंह के किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, और जिस स्थान को स्पर्श कर रही है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और इन्हीं के आधार पर इन स्पर्शी व्यंजनों को भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। उसके बाद है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, इसकी पहले आपको परिभाषा देखनी है कि जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, या हम कह सकते हैं कि श्वास का अवरोध इसमें कम होता है। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध क्या होता है, कम होता है। एक बार फिर से आप इसको नोट कर सकते हैं कि उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, उन्हें कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। तो जब श्वास का उच्चारण अवरोध कम हो रहा है, देखो जो स्वर होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी श्वास का अवरोध नहीं हो रहा है, आ श्वास बिल्कुल पास हो रही है। लेकिन जैसे हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे का, खा, तो गले में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि श्वास अटक रही है, मतलब एक झटके में टाइप की आ रही है श्वास। तो व्यंजन के उच्चारण में अवरोध पैदा होता है, स्वरों के उच्चारण में बिल्कुल भी अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो अंतःस्थ व्यंजन है, इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, व्यंजन के मुकाबले में कम होता है, लेकिन स्वरों के मुकाबले में थोड़ा अधिक होता है, यानी ये स्वर और व्यंजन के बीच में है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या और वाह को। इनमें से जो दो स्वर, दो व्यंजन हैं, या और वाह, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन देखो पहले ये 4 हैं, या रा ला वा, ये 4 क्या है यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन है। इनमें से जो 2 हैं, या और वाह, इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में जो श्वास का अवरोध है वो बहुत कम होता है। स्वरों में तो होता ही नहीं है, लेकिन इनमें बहुत कम होता है, जबकि व्यंजनों में बहुत अधिक होता है, तो इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन से वर्ण हैं। रा है, सा है, वा है या जा है, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। या ऑप्शन में या बनेगा तो या हो जाएगा। लुंठित या प्रकंपी वर्ण वो कहलाता है रा। अब देखो रा प्रकंपी लुंठित क्यों है, तो जैसे आप रा का उच्चारण करते हैं तो रा, आपकी जो जीवा है वो एकदम से लुढ़क रही है, रा। जब आप उच्चारण कर रहे हो रा का, देखिए खुद पे देखिए, रा तो एकदम से लुढ़क रही है, लुंठित हो रही है जीवा, तो इसलिए इसको लुंठित कहा जाता है। और जब आप राग का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्र है उसमें कंपन हो रहा है, रा एक झन्नाहट टाइप की हो रही है, झरझराहट टाइप की हो रही है, रा कंपन हो रहा है, तो इसलिए इसको प्रकंपी भी कहा जाता है। तो रा को क्या कहा जाएगा, लुंठित और प्रकंपी, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन तो ये है ही, ठीक है, ये 4 है। इन चारों को भी फिर अलग अलग डिवाइड किया गया है, अर्ध स्वर में या और वाह, लुंठित और प्रकंपी में रा, और पार्श्व ला। अब देखो ला को कैसे समझाना आपको, जैसे आप ला का उच्चारण करते हो तो ला में जो आपकी जीवा है, जैसे ये आपकी क्या है, तालु है और ये जीवा है,
तो ला में जीवा यहाँ पे लग रही है ला, और जो श्वास निकल रही है वो इसके पार्श्व से निकल जा रही है, जीवा के इधर से राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो जीव यहाँ से वायु का निकल रही है हमारे पार्श्व भाग से। जब ला का उच्चारण कर रहे हो तो ला में जीवा तालुओं पे लग रही है, और जो उसकी वायु है वो उसके पार्श्व भाग से निकल जा रही है, जीवा के पार्श्व भाग से, तो इसलिए ला को कहा जाएगा पार्श्विक। तो पार्श्विक वर्ण कौन है? ला। लुंठित और प्रकंपी कौन है? रा। और अर्ध स्वर कौन है? या और वा। और ये जो चारों हैं इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, नहीं ये संयुक्त नहीं है, संयुक्त ये है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ये वो हो गया टाइपिंग में, ये आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। इसको कहा जाएगा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये भी कितने होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये भी होते हैं 4। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार का घर्षण टाइप का होता है या ऊष्मा निकलती है तो इन्हें कहा जाएगा संघर्षी। संघर्षी क्यों है? क्योंकि घर्षण निकल रहा है, जैसे सा और हा, जो वायु निकल रही है वो घर्षण कर रही है। और जब घर्षण होगा तो जब घर्षण होता है कहीं पे भी, आप अपने हाथ में स्वयं घर्षण कीजिए तो एक ऊष्मा टाइप की, मतलब एक गर्मी टाइप की फील होगी आपको, ऊष्मा टाइप की फील होगी, ऊष्मा निकलेगी वहां से। तो इसलिए इन्हें, क्योंकि घर्षण हो रहा है तो इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जा रहा है। संघर्ष हो रहा है तभी तो घर्षण हो रहा है, और जब ये घर्षण कर रहे हैं तो एक ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। सा और हा, ये 4 क्या है यहाँ पे? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन देखो यहाँ तक तो ये मूल व्यंजन थे। 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 है अंतःस्थ व्यंजन और 4 है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो 33 यहाँ पे मूल व्यंजन है। अब यहाँ पे 4 और अन्य व्यंजन है जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। 2 व्यंजनों के जोड़ से ये व्यंजन बनते हैं यहाँ पे। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा यहाँ पे क्या हुई कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए जो व्यंजन है उन्हें कहा जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अक्सा, ये का और सा से मिलकर बना है। का के नीचे आपको हलन लगाना है क्योंकि इससे ये व्यंजन है। उसी प्रकार त्रा, ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और या से मिलकर बना है। और स्रा, सा और रा से मिलकर बना है। तो प्रश्न बनता है इस प्रकार से, जो यक्षा संयुक्त व्यंजन है ये किन 2 व्यंजनों को मिलाकर बना है? अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा का धन सा, यहाँ पे दंत सा आ जाएगा, या का धन सा तालव्य सा आ जाएगा, या का धन सा मूर्धन्य सा आ जाएगा, या का और आगे कोई एक अन्य ऑप्शन आ जाएगा का या छा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ये वाला का। और जो ये आपका मूर्धन्य सा है, षटकोण वाला सा, इसको मिला के बनता है सा। त्रा बनता है ता और रा को मिला के। ज्ञान बनकर मिलता है जा और या को मिलाकर। और स्रा बनकर मिलता है सा, तालव्य सा और रा। तो ये 4 आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं उच्चिप्त व्यंजन, या इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो जब टा वर्ग के डा और ढा में द्विगुण बिंदु लग जाता है, इसे कहा जाता है द्विगुण बिंदु। तो इसे कहा जाता है डा और ढा। डा और ढा में द्विगुण बिंदु लग गया, फिर बन गया डा और ढा। उच्चारण किस प्रकार से होता है? डा और ढा। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। लेकिन जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं डा और ढा, तो जीवा जो हो रही है, जो जीवा है आपकी, वो क्या हो रही है? इसके उच्चारण करते समय जीवा का जो अग्रभाग है, जो नोक है जीवा की, वो एक झटके के साथ नीचे गिर रहा है। डा और ढा, यानी ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी उछल टाइप कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। तो उच्छिप्त व्यंजन, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको याद करने का, क्या? क्योंकि देखो द्विगुण व्यंजन जरूर नहीं कि द्विगुण व्यंजन ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको उच्चारण के माध्यम से इसको याद करने का तरीका बता दिया है कि ड़ा और ढा के उच्चारण में क्या हो रहा है? जीवा ऊपर उठ रही है, नीचे गिर रही है, उछल रही है, नीचे गिर रही है, तो इसलिए उच्छिप्त व्यंजन। तो ड़ा और ढा कैसे? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उसके बाद घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। तो घोषत्व के आधार पर भी व्यंजनों को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष या सघोष और अघोष।
तो अघोष व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों में श्वास का जो वायु स्तर होता है, जो स्वर तंत्रियां होती हैं, उनमें कंपन नहीं करती है। अघोष यानी घोष उत्पन्न नहीं हो रहा। देखो पहले इसको समझो, घोष को यानी सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु, जब श्वास निकल रही है, वायु निकल रही है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन कर रही है। स्वर तंत्रियों में जब कंपन उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है यानी उच्चारण से जब स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, और यहां पे कंपन उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता। तो जब स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न होता है तो इसे कहा जाता है घोष उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इसे सघोष कहा जाएगा। जैसे देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचों वर्ण है, देखो क वर्ग का गा घा गा, चा वर्ग का ये जा है, यहाँ पे जा झा और या, और ट वर्ग का डा ढा या, डा ढा ना, ता वर्ग का दा धा और ना, और इसी प्रकार से प वर्ग का बा भा मा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष वर्ण होता है, वो सघोष वर्ण कहलाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है। अब उच्चारण के लिए जैसे क वर्ग का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब हम का और खा बोलते हैं तो का और खा कोई कंपन नहीं हो रहा है, ठीक है। गा मतलब एक लाउडली ध्वनि उत्पन्न हो रही है, गा घा और गा, का खा गा घा गा, एक अंदर से ही क्या हो रही है, लाउडली ध्वनि हो रही है, वो कंपन हो रहा है। कंपन महसूस कीजिए, का और खा के उच्चारण में कंपन नहीं हो रहा है, जबकि गा घा और गा के उच्चारण में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो अगर हम स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को कहा जाता है अघोष, क्योंकि इसमें कंपन नहीं हो रहा है। तो का खा, चवर का चा छा, टवर का टा ठा, तवर का ता था, और पवर का पा और फा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, यहाँ पे सघोष है। उसी प्रकार सा, सा और सा, ये तीनों सा क्या है, अघोष है। अब इन तीनों सा का भी अलग नाम है, ठीक है। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो ये तालव्य सा है, तालव्य सा, ये है यहाँ पे मूर्धन्य, और जो ये वाला है यहाँ पे ये है दंत्य सा। तो ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये है दंत्य सा। तो ये तीनों सा क्या है, अघोष है। जबकि या, रा, ला, वा, हा, ड़ा और ढा, ये दोनों उच्चित व्यंजन है, ड़ा और ढा, ये भी सघोष है, क्योंकि डा और ढा भी यहाँ पे सघोष है, और ड़ा और ढा भी यहाँ पे क्या है, सघोष है। और जितने भी स्वर हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है, तो सभी स्वर क्या हैं, सघोष है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि घोषत्व के आधार पर भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक अंतिम प्रकार रह जाता है, और वो है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों को यानी व्यंजनों को दो भाग में बांटा गया है। यानी जो वर्ण, अगर हम प्राणत्व की बात करें, प्राण का मतलब श्वास, प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास होता है। तो प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास निकलती है, अल्प यानी कम, अल्प प्राण यानी कम श्वास निकलती है, निकलना। तो जिनके उच्चारण में कम श्वास निकलती है उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। उदाहरण देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो जो ये क वर्ग है, तो क वर्ग से पहला यानी का, फिर तीसरा यानी का, और पांचवा यानी गा। और जो ये पांचवें वर्ण होते हैं इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है, ठीक है। च वर्ग से देखिए आप चा, जा और या, ट वर्ग से टा, डा, ना, त वर्ग से ता, दा, ना, और पा, बा, मा से यानी पा वर्ग से पा, बा, मा, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो अल्प प्राण है। क्योंकि इनका उच्चारण कैसे होता है, जैसे क वर्ग का हम देखें, का, खा, ग, घा और गा। तो खा और घा का उच्चारण क्या हो रहा है, इसमें इसके उच्चारण में अधिक श्वास निकल रही है। तो जब अधिक श्वास निकलती है, महा का मतलब अधिक, अधिक श्वास, महाप्राण में अधिक श्वास निकलना, इसे कहा जाएगा महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो क वर्ग का का, गा, गा तो क्या है,
अल प्राण है और खा और घा क्या है, महाप्राण है। तो एक बार उच्चारण कीजिए, का खा महाप्राण हो रहा है, लाउडली बोला जा रहा है, गा में कम बोला जा रहा है, घा और गा। उसी बाद चा जाया और छा झा। तो ये तो हो गया यहाँ तक स्पर्शी व्यंजनों में, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे या रा ला वा रा, इनमें ये अल प्राण है, जबकि सा सा हा और ढा ये है महाप्राण। इनके उच्चारण में भी अधिक श्वास निकलती है। तो दोस्तों यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी अंत में हम एक बार देख लेते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनेंगे आपके। मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे स्वरों को और व्यंजनों को सबको एक साथ यहाँ पे मैंने मिला दिया है, और ताकि आपका रिवीजन एक बार हो सके। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर आप स्वयं एक बार इसका रिवीजन करते हैं। इसके जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे एक बार इसको देखते हैं, और उसी नोट्स के साथ आपको इसके एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, और एक बार आप इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और बार बार आपको रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो कंठ यानी जो गले से जिनका उच्चारण होता है आ, और कवर्ग, कवर्ग में जो पांचों वर्ण आपके आते हैं का, खा, गा, घा और गा, और साथ साथ हा। तो ये सभी जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान है कंठ। उसके बाद तालव्य यानी जो तालु से जिनका उच्चारण होता है ई, चवर्ग चा छा जा झा या और सा। तो ये जो सा है तो ये तालव्य सा है। मूर्धन्य यानी तालु के मूर्धा भाग से री, टवर्ग टा ठा डा ढा णा, 5 इसमें आ गए, और सा। तो देखो ये वाला जो सा है ये मूर्धन्य सा कहलाता है। दंत से तो तवर्ग ता था दा धा ना, और सा तो ये देखो दंत सा। तो ये वाला सा है तालव्य सा, ये वाला सा है यहाँ पे मूर्धन्य सा, और ये वाला सा है यहाँ पे दंत सा। उसके बाद ओष्ठ से, ओंठों से ओ और ऊ का उच्चारण होता है, और पवर्ग पा फा बा भा मा। दंत मूल से देखो दंत के मूल से रा और ला। देखो अगर आप इसका उच्चारण देखोगे तो जो यहाँ पे आपकी क्या है, जो मसूड़े हैं, जो दांतों के मूल भाग है मसूड़े, तो रा और ला का उच्चारण जब भी आप करोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका तालु, और यहाँ पे आपके मसूड़े हैं, क्योंकि यहीं से फिर आपके दांत निकल रहे हैं। तो मूल भाग ये है। तो जब आप रा का उच्चारण करते हैं तो रा में जीवा यहाँ पे टकरा रही है, और ला में भी जीवा यहीं पे टकरा रही है, दंत मूल में, दंत के मूल भाग में। तो इसलिए रा और ला कहलाएगा आपका दंत मूल। दंत ओष्ठ्य यानी दांतों से और होंठों से जिनका उच्चारण साथ साथ में दांतों से भी हो रहा है, होंठों से भी हो रहा है। तो निचले होंठों और ऊपर के दांतों से, इसमें होंठ भी कार्य कर रहे हैं और दांत भी। तो निचले होंठ आपके कार्य कर रहे हैं और ऊपर के दांत, जैसे वा। तो जब आप वा का उच्चारण करोगे और फा, ठीक है, ये फा नहीं है आपका, ये है, इसके नीचे ये लग जा रहा है एक बिंदु, तो ये हो जाएगा फा। तो वा और जो फा है, वा और फा, तो वा और फा किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये है दंथोष्ठ है। तो वा को आपको विशेष तौर पर याद करना है, और कई बार ये भी आ जाता है। तो वा और फा, जबकि जो फा है तो ये पा वर्ग में है, तो वो तो ओष्ठ है, लेकिन फा आपका क्या है, दंथोष्ठ है, और वा भी क्या है, दंतोष्ठ भी है। कंठ तलब, जो कंठ और तालु से जिनका उच्चारण होता है ए और ऐ, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से है ये। कंठ ओष्ठ और औ। नासिक, जो जिनका उच्चारण नाक से होता है, तो अंग, गा, या, णा, नामा, ये पंचम अक्षर कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है, ये कवर्ग का है गा, चवर्ग का है या, आपका टवर्ग का है णा, तवर्ग का है ना, और पवर्ग का है मा। कवर्ग का है, ये चवर्ग का है, ये टवर्ग का है, ये तवर्ग का है, और ये पावर्ग का। तो प्रत्येक वर्ग का पांचों जो अक्षर होता है उसका उच्चारण नाक से भी होता है, उसे नासिक के भी कहा जाता है। पंचम वर्ण, पांचों वर्ग के अंतिम वर्णों को पंचम वर्ण कहा जाता है। देखो यहाँ पर णा, ये कवर्ग का है, ये चवर्ग का है, यहाँ णा है यहाँ पे टवर्ग का, ना है यहाँ पे तवर्ग का, और मा है यहाँ पे पवर्ग का। तो यहाँ पे कंप्लीट ये टॉपिक दोस्तों आपका हो गया है वर्णों के उच्चारण स्थान का। और ये लगभग 1 घंटे की जो ये वीडियो है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और आपको अगर ये समझ में आ जाती है, तो इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, और बहुत सारे आपके प्रश्न यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।